हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और लगातार अपनी तैयारी में भाई जुटे हुए होंगे, क्योंकि हम लगातार तैयारी करेंगे तो ही भाई देख हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम अपनी तैयारी में जरा भी लापरवाही करी आपने तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए पढ़ाई के साथ के साथ आपको भाई नोट्स भी बनाने हैं और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपकी पढ़ाई बढ़िया ढंग से हो पाएगी। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेम के बच्चों से, और आज का जो हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट में वो कौन सा है? लेक्चर नंबर 8। इससे पहले के सभी 7 लेक्चर भाई आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। और ये जो बैच है बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जो कि कौन सा बैच है? आपका हीलियम बैच। हीलियम बैच आपको सारी टॉपिक को कवर कराएगा और साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी है। देखिए, आज के हम टुडेज टॉपिक की बात करें, आज के सेशन को चालू करने से पहले आज के टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। भाई आज क्या क्या कवर कर पाएंगे? भाई आज हम करेंगे कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, जिसको कहते हैं ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण। कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कैसे कोलाइडल प्रेसिपिटेट होता है, इस बात को देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे, क्या है? हार्डी-सुल्ज रूल। कौन सा रूल है? हार्डी-सुल्ज रूल। इस बात की भी आज हम पढ़ाई करेंगे। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखते हैं, कवर करते हैं, कितना कवर हो पाता है। और साथ ही साथ देखिए, ये थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है और इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि हम साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें और समझते चलें तो मैं समझता हूं ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिलवाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है। अब स्कंदन या कोएगुलेशन, व्हाट इज कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशंस क्या होता है? देखिए यहां पर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या है, जिसमें देखिए मान लीजिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, यहां पर ध्यान दें, डेट इज कोलाइडल। एक ये बीकर है, इसमें हम क्या ले लें? कोलाइडल पार्टिकल्स ले लें। ये मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल है हमारे, इन पर माइनस चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। क्या है? कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये इमेजिन हम कर लें भाई, यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या रहते हैं? आपस में एक दूसरे से रिपेल्ड रहते हैं। रिपल्सन इसमें क्यों रहेगा भाई? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये कैसा है, अपोजिट सेम चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन है, कोलाइडल पार्टिकल्स पर एक चार्ज रहता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दूर दूर रहेंगे। अब प्रेसिपिटेशंस या एग्रीगेशंस क्या होता है, उसमें हम देखें, यदि इस चार्ज को समाप्त कर दें। चार्ज अब समाप्त कैसे होगा भाई? मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज मिला दूं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में ऐड हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, चार्ज को समाप्त कर दिया जाए तो ये सारे क्या हो जाएंगे भाई? ये क्या हो जाएंगे? यहां से हम कह दें, ऐसे कह सकते हैं, ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे। ये क्या होगा? यहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे, आपस में सेटल डाउन हो जाएंगे, जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे और बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएंगे। डेट इज कोएगुलेशन, और जिसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। यही बात लिखी हुई है। स्कंदन कोएगुलेशन वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है भाई? जिसमें कोलाइडल कण आपस में मिलकर बड़े कण बना देते हैं। बड़े कण कब बनाएंगे? आपस में जुड़ेंगे और अंत में विलायक माध्यम से अलग होकर जम जाते हैं। ये बात कह रहे हैं, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन का प्रोसेस है, ये आपस में एग्रीगेट हो, आपस में जुड़ते जाएं। अब माइनस माइनस तो जुड़ेगा नहीं, प्लस प्लस तो जुड़ेगा नहीं। इनको जोड़ने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा भाई? इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मतलब कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इनटू लार्जर साइज्ड पार्टिकल्स which ultimately settle down
एंड सेपरेट फ्रॉम द डिस्पर्सन मीडियम। भाई जब ये लार्ज हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाएगा, आपस में क्या होगा, लार्ज साइज पार्टिकल्स बना देगा। ये लार्ज साइज पार्टिकल्स कब बनाएगा, जब ये चार्ज यहां से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब तक ये चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा, जब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जुड़कर ये क्या बना देंगे, लार्ज पार्टिकल्स का बना देंगे, और ये आपस में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, डेट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेशंस कहलाता है। तो एक बार डेफिनेशन नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको भाई आप नोट कर लें, जिससे क्या होगा, अगली बात को करेंगे कि ये क्या होता है कोएगुलेशन। पहले तो ये समझ लें, चलिए नोट कर लिया। अब देखिए इसका कॉज क्या है, कोएगुलेशंस के जो है क्या कॉजेज हैं, ये लिख रहे हैं कोलाइडल कण स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि उन पर विद्युत आवेश होता है, और यह आवेश कणों को एक दूसरे से दूर रखता है। इन पर चार्ज रहता है, यह आवेश समाप्त या कम हो जाता है तो कण अस्थिर होकर आपस में मिल जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। यही बात अभी कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये हमने बी कर लिया। इन पर क्या है, जैसे कोई माइनस चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल्स है, क्या है, माइनस चार्ज। अब ये स्थिरता स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पर कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मींस what is the meaning of this, that colloidal particles, every colloidal particles have the similar charge that may be positive or negative। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है चार्ज, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई ये एक दूसरे में, इनमें क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। आप देख रहे हैं इनमें रिपल्सन रहेगा और स्टेबिलिटी गेन करते हैं, सेटल डाउन नहीं होगा। ये सेटल डाउन नहीं रहेगा जब तक इनमें रिपल्सन रहता रहेगा। ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये स्टेबिलिटी गेन करता है रिपल्सन के कारण। अब यदि इस चार्ज को हम समाप्त कर दें, दिस चार्ज क्रिएट रिपल्सन अमंग द पार्टिकल्स। ये रिपल्सन क्या क्रिएट करेगा, डेट क्रिएट रिपल्सन। सेम चार्ज में तो भाई रिपल्सन ही होगा। When this charge is neutralized or reduced, the particles lose stability and coagulate। ये जो सेम चार्ज है, ये बात कही जा रही है, दिस चार्ज क्रिएट रिपल्सन, सेम चार्ज रिपल्सन होगा among the particles। when this charge is neutralized or reduced, the particles lose stability and coagulate। यदि इस चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर दें, मतलब न्यूट्रलाइज भी कई तरीके से होगा, अभी हम देखेंगे भाई इसके क्या क्या मेथड है, किस मेथड से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है चार्ज को। यदि इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो ये सेटल डाउन होंगे क्या नहीं, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। यही क्या होता है, कोएगुलेशन, इसको क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन प्रोसेस होगा। अब ये कैसे होगा, कोएगुलेशन को क्या कहते हैं, स्कंदन। स्कंदन का प्रोसेस होगा कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तब आगे बात करेंगे भाई आगे इसमें क्या हो रहा है। भाई ये नोट कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। ये सारी बात पहले तो हमने देखा भाई कोएगुलेशन क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स, ये आपने बात करी थी, ये हमने क्या बात करी थी कि ये जो है ये चीजें देखी कि कोएगुलेशन क्या प्रोसेस है। कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स का एग्रीगेशन है इनटू लार्जर साइज पार्टिकल्स में। लार्ज छोटा पार्टिकल जब लार्जर साइज का बन जाता है तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डेट इज द कोएगुलेशन। छोटे से बड़ा बन रहा है, आप तो ये समझ लें। सेटल डाउन, सेपरेट फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम, डेट इज कोएगुलेशन।
स्कंदन वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडल कण आपस में मिलकर एक बड़ा कण बना लेते हैं और अंत में विलायक माध्यम से क्या हो जाते हैं भाई, अलग हो जाते हैं। ये स्कंदन होता है। अब ये स्कंदन आपने देखा, इसका कारण क्या है? कोएगुलेशंस का। पार्टिकल्स स्टेबल रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये सेम चार्ज जो क्या करता है, रिपल्सन देता है पार्टिकल्स के अमंग बिटवीन, और विच दिस चार्ज इज न्यूट्रलाइज और रिड्यूस्ड द पार्टिकल्स एंड लूज स्टेबिलिटी एंड कोएगुलेट। ये क्या होगा, नीचे कोएगुलेट हो जाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली कि कोलाइडल कण स्थिर रहता है क्योंकि उस पर विद्युत आवेश रहता है, और ये आवेश कणों को एक दूसरे से दूर दूर रखेगा। क्यों दूर रखेगा? रिपल्सन रहेगा भाई इसमें। ये बात आपको पता है। सेम चार्ज में जब ये आवेश समाप्त या कम हो जाता है तो कण आपस में क्या जुड़ जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये अब देखिए, ये जो हम स्कंदन मेथड ऑफ कोएगुलेशन या स्कंदन की क्या क्या विधियां हैं, किस प्रकार से चार्ज को समाप्त किया जा सकता है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसको यदि समाप्त कर दें तो कोलाइडल पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, और भाई जुड़ेंगे तो ये आपस में नीचे बड़े बनकर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, पढ़ रखे हैं आपने एक दो मेथड। तो पहला है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है। दूसरा है विपरीत आवेशित सॉलों को मिलाकर बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल। कोई जैसे प्लस का कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस का मिला दें इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला तो है अपोजिट सॉल मिला दें। कोई प्लस का है कोलाइडल पार्टिकल्स का साइड तो माइनस वाला मिला दें, माइनस का सॉल्यूशन है तो प्लस वाला सॉल्यूशन मिला दें, और बाय बॉइलिंग और परसिस्टेंस डायलिसिस। डायलिसिस, लगातार डायलिसिस करें। ये 5 मेथड हैं जिससे क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होगा। अब देखिए पहला मेथड जो है क्या है, पहला मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रखा है मैंने, कोई नया नहीं है, आपने पढ़ रखा है भाई। इसमें क्या करते थे, यू ट्यूब लेते थे, ये पढ़ तो रखा है। इसमें एक यू ट्यूब लेते थे और इसमें क्या कर देते थे, ये इलेक्ट्रोड लगा देते थे। ये पढ़ रखा है आपने, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहां पर हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया कोलाइडल, ये पानी है इसमें ऊपर, और इसमें क्या ले लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या होता था, कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ, ये माइनस, हम ये कह दें ये प्लस है, ये माइनस, ये एनोड और ये क्या है, कैथोड। अब क्या है हमारा जो कोलाइडल, ये कैसा है, माइनस वाला है, माइनस वाला है, माइनस चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स पर। तो ग्लास की पढ़ रखा है ये मेथड। तो ये पार्टिकल्स यहाँ चलेंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से जगह क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। ये क्या होता जाएगा, ये खाली होता जाएगा, ये खाली होता, ये इधर चले जाएंगे, ऐसा होगा। ये मेथड हमने पढ़ रखा है। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पार्टिकल्स माइग्रेट्स टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जो है कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, माइग्रेट होंगे इसमें, एंड गेट न्यूट्रलाइज लीडिंग टू कोएगुलेशन। ये जो चार्ज अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव है तो कहां पर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। अदरवाइज ये अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, एनोड की ओर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज है यदि सॉल्यूशन पर तो कहां जाएगा, ये इधर जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। पार्टिकल्स माइग्रेट towards the oppositely charged electrode and get neutralized leading to coagulation, जो coagulation करेगा। ये लिख रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और डिस्चार्ज होकर अवक्षेपित हो जाते हैं
एक सिंपल सी लाइन लिख रखी है और ये मेथड हमने पढ़ रखा है, फिर भी एक लाइन आप नोट कर लें इसकी या इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस मेथड का। चलिए अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, विपरीत आवेशित सॉलों को मिलाकर बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल। अपोजिटली चार्ज सॉल कैसे मिलेंगे, देखिए अपोजिटली चार्ज कैसे मिलेंगे इसको समझें। मान लीजिए अपने पास ये कोलाइडल AS2S3 का है, क्या है AS2S3 का सॉल है। ये कैसा रहता है AS2S3 का सॉल, ये कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब यदि इसमें क्या मिक्स कर दिया जाए FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ये क्या देगा FeOH का होल थ्राइस आपको, ये क्या देगा हमें Fe+3 आयन देगा, क्या देगा Fe+3 आयन। इसकी नेचर नेगेटिव थी, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था या सॉल पर और हमने मिला दिया इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या देगा फेरिक आयन, ये नेगेटिव था और इस पर क्या आया भाई Fe+3 आयन आया। ये Fe+ पॉजिटिव आयन आया, ये नेगेटिव, ये आपस में कोलॉइड हो जाएंगे, आपस में क्या होते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और जुड़ जाएंगे तब नीचे बड़ा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा सेटल डाउन हो जाए। यही बात कह रहे हैं व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट इज मिक्स्ड विद ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड कोएगुलेट। यही बात यहां पर कही जा रही है कि ये नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है, इसमें यदि हमने पॉजिटिव वाला मिला दिया तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये आपस में कोएगुलेट हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाले सॉल आपस में मिलते हैं तो उनका आवेश समाप्त हो जाता है और जमाव हो जाता है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको याद इजीली हो जाएगा। व्हेन पॉजिटिव चार्ज सॉल इज मिक्स्ड विद नेगेटिवली चार्ज सॉल दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड कोएगुलेट। ये बात आपने समझ ली कि यहाँ पर आर्सेनियस सल्फाइड है, ये क्या आर्सेनियस सल्फाइड, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमें फेरिक पॉजिटिव आयन मिलेगा और इसको ये क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको भी आप नोट कर लें, कर लिया भाई नोट, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से हम सीख रहे हैं सारी चीजों को एक एक करके। अब देखिए थर्ड मेथड की ओर तरफ चलते हैं, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट डालकर। ऐसा ये पहले वाला जैसा मेथड, यही सेम मेथड है। क्या करें आपस में इलेक्ट्रोलाइट को मिला दें कि इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त आयन कोलाइडल कणों को का आवेश समाप्त कर देते हैं और जमाव हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड आयन्स विच न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वंस द चार्ज इज रिमूव्ड, कोएगुलेशन आकर। इलेक्ट्रोलाइट, यही बात अपन कर रहे हैं कि भाई जैसे ये बीकर है, या हमने कोई नेगेटिव सॉल है हमारे पास, इसमें क्या मिला दिया, मैं इसे AS2S3 का ही कह दें, यहां पर हम कह दें भाई ये क्या है AS2S3 है, भाई ये AS2S3 है और इसमें मान लीजिए मैं बेरियम क्लोराइड मिला देता हूं, ये नेगेटिव है, बेरियम क्लोराइड भाई कौन सा आयन देगा Ba+2 आयन देगा। बेरियम क्लोराइड हमें क्या देगा Ba+2 आयन, Ba+2 आयन इसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज हो जाता है। बेरियम आयन मतलब नेगेटिव सॉल में यदि पॉजिटिव मिला दें तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कोई पहले जैसी कहानी है, कोई नई बात भाई नहीं है इसमें। तो ये जो है इसको मेन इसका मोटो समझ लें, कंक्लूजन, कोलाइडल पार्टिकल पर जैसा चार्ज है अपोजिट चार्ज वाला इसमें इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन डाल दें, कोई पार्टिकल्स डाल दें तो वो आपस में क्या होंगे कोएगुलेट्स हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है कोएगुलेशन कहलाता है। चलिए अगला मेथड देखें, इसको नोट कर लें पहले, अगले मेथड से पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। 5 मेथड हैं भैया,
अब देखिए अगले मेथड की तरह, बाय बॉइलिंग, उबाल कर, उबालने से क्या होगा, उबालने पर टकराव बढ़ जाता है भाई, क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा। हम इसको बॉईल करें, ये मान लो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर बॉईल करें इसको, तो ये क्या होगा, इनमें टक्कर होगी, तेजी से टक्कर होगी तो चार्ज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे आवेश घटता है, टक्कर कण जम जाते हैं। उबालने पर कोलाइडल कण के चारों ओर बनी हुई अवशोषित परत, जो एडजॉर्ब्ड लेयर है, अधिक टकराव के कारण विक्षुब्ध हो जाती है, और ये टकराव प्रसार माध्यम डिस्पर्सन के अणुओं से होता है। परिणाम स्वरूप कणों पर मौजूद आवेश कम हो जाता है और कोलाइडल विलयन जमकर अवक्षेपित हो जाता है। क्या कहते हैं, ऑन बॉइलिंग द एडजॉर्ब्ड लेयर अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये आपने पढ़ रखा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये हमने बताया था एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस प्रकार से लेयर बन जाती है इसके चारों तरफ, एडजॉर्प्शन कर लिया आयन का। जब इसको बॉईल करेंगे तब ये जो एडजॉर्ब लेयर है, जब ये क्या है, एडजॉर्ब जो लेयर है वो क्या होगी, हट जाती, ये रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाती है। यही लिख रहा है, ऑन बॉइलिंग एडजॉर्ब लेयर अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये पढ़ा हुआ है पहले भी हमने, पार्टिकल्स गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कोलिजन, कोलिजन इंक्रीज होगा, आपस में टकराव इनका बढ़ेगा, विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, दो आपको पता है डिस्पर्सन मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेज होती है। मीडियम के पार्टिकल्स इससे टकराएंगे, कोलाइडल पार्टिकल से, जो डिस्पर्स फेज है उससे टकराएंगे, और ये जो एडजॉर्ब लेयर है ये हट जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव होते ही ये नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। This reduces the charge on the particles and as a result the colloidal coagulates and precipitate. जैसे ये चार्ज हटेगा तो ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। नोट कर लें इसको, कोई बहुत ज्यादा ये ऐसा टिपिकल नहीं है, बहुत ही सरल है ये चीजें, भाई क्लियर है सारी चीजें। अब भाई डायलिसिस, डायलिसिस तो पढ़ रखा है भाई मेरे, भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं, आप बताओ, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा कि डायलिसिस क्या है। भाई डायलिसिस तो आपने देख रखा है, अपोहन जिसको कहते थे, भाई समझ में आ रहा है क्या नहीं भाई, डायलिसिस हमने पढ़ रखा है। डायलिसिस में क्या होता था, उसको फिल्टर करते थे, एक पार्चमेंट पेपर की क्या लेते थे, बैग लेते थे और उसमें फिल्टर करते थे, यही तो लिखा है, ये पढ़ रखा है। और लगातार डायलिसिस करा जाए तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या लिख रहा है, कोलाइडल विलयन के कणों की स्थिरता कुछ इलेक्ट्रोलाइट आयन पर निर्भर करती है जो कणों की सतह पर अवशोषित रहते, अधिशोषित रहते। ये क्या है, अधिशोषित, अधिशोषित लिखेंगे भाई इसमें, अधिशोषित रहते हैं। ये आयन एक सुरक्षा परत, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और जमाव को रोकते हैं। यदि डायलिसिस लगातार लंबे समय तक किया जाए तो सभी स्थिरता देने वाले आयन विलयन से हट जाते हैं। इन आयनों के बिना कोलाइडल कण अस्थिर होकर आपस में चिपक जाते हैं, जम जाते हैं। परिणाम क्या होगा, कोलाइडल विलयन अस्थिर होकर अवक्षेप के रूप में जम जाते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का डायलिसिस करें, यदि लगातार डायलिसिस द्वारा स्थिर देने वाले सल्फाइड आयन पूरी तरह से हटा दिए जाएं तो अस्थिर होकर जम जाता है। एक बार भाई नोट कर लें, डायलिसिस में भी यही हो रहा है कि अपोजिट जो आयन है वो हट जाएगा। और डायलिसिस आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है डायलिसिस, तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें जिससे आपके लिए क्लियर हो जाए। नोट कर लें। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें क्या है, व्हाट इज डायलिसिस इन कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या लिख रहा है, इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स आयन रहते कोलाइडल पार्टिकल्स, यही तो पढ़ रखा है, which remain adsorbed on the surface of colloidal
इस पर कोलाइडल पार्टिकल्स पर क्या रहते हैं, एडजॉर्ब रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यही तो हमने पढ़ रखा है भाई दादा। अरे भाई हाँ या ना में जवाब आना चाहिए आपका। भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं, कोई बोलता ही नहीं कोई बच्चा। अपना जवाब आना चाहिए आपका, मैं किसको बता रहा हूं। दीज आयंस फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव लेयर, दीज आयंस क्या करेंगे, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट कोएगुलेशन। If dialysis is carried out continuously for a long time, all stabilizing ions are completely removed from the colloidal zone. Dialysis तो आपको पता है, parchment पेपर की जो बैग होता है, एनिमल मेम्ब्रेन का जो बैग है, उसमें लगातार क्या करेंगे, पानी में डुबो कर रखते हैं, वाटर में डुबो कर रखते हैं। डायलिसिस वाला लेक्चर आप देख लेना, वहां पर आपको डायलिसिस मिल जाए, जिससे वो एडजॉर्ब पार्टिकल्स हटते जाएंगे, लगातार लंबे समय तक करें, और जिससे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स कोएगुलेट्स हो जाते हैं। विदाउट दीज आयंस कोलाइडल पार्टिकल्स लूज देयर स्टेबिलिटी एंड एग्रीगेट, कोएगुलेट हो जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, द कोलाइडल सॉल्ट बिकम्स अनस्टेबल एंड प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। आर्सेनियस सल्फाइड क्या होता है, AS2S3। इफ ऑल द स्टेबलाइजिंग आयंस, कौन सा है, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन इसको स्टेबलाइजेशन देता है आर्सेनियस सल्फाइड को। यदि ये हट जाए, रिमूव्ड बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, लगातार डायलिसिस से यदि सल्फाइड आयन रिमूव हो जाता है, तो द सॉल्ट बिकम अनस्टेबल एंड कोएगुलेट्स, क्या हो जाएगा, कोएगुलेट्स हो जाएगा। और नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। हाँ भाई नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। ये सारा आपने नोट कर लिया भाई। 5 मेथड इसके हैं जो कि आपने देख लिए। पांचों मेथड एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से पांचों मेथड हैं। ये देखो भाई, ये देखो 5 मेथड हैं कोएगुलेशंस के। कौन कौन से, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, पढ़ रखे हैं सारे मेथड हमने। बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और बाय बॉइलिंग, और बाय डायलिसिस। ये पांचों मेथड आपको आने चाहिए और बहुत इजी है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, और ये आपके पढ़े हुए मेथड। अब यहाँ पर देखिए भाई, अगली बात करेंगे, क्या करेंगे अगली बात, अगली बात जो करने वाले हैं वो है एक बढ़िया टॉपिक है, और वो क्या है, फ्लोक्यूलेशंस वैल्यू और कोएगुलेशंस वैल्यू। पहले हमने कोएगुलेट कर लिया, प्रेसिपिटेट कर लिया, अब कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशंस वैल्यू होती क्या है, जिसको क्या कहते हैं, स्कंदन मात्रा, या जिसको क्या कहेंगे, उर्णन मात्रा, उर्णन मान या स्कंदन मान। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, या लिखना चाहें तो लिख लें, इसको कहते हैं उर्णन, फ्लोक्यूलेशन कहलाता है उर्णन मान, और कोएगुलेशन क्या कहलाता है, स्कंदन मान, ये कहलाता है। ये क्या होता है, ये क्या लिखा है, किसी कोलाइडल विलियन, कितना कोलाइडल विलियन ले, 1 लीटर, 1 लीटर लिया आपने के कोएगुलेशन, मतलब उसके नीचे बैठने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में मात्रा, उसका क्या कहलाता है, उर्णन मान या फ्लोक्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, उर्णन मान। तो उर्णन मान, फ्लोक्यूलेशन क्या है, 1 लीटर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। फॉर 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन व्हाट इज, दैट इज द required electrolyte in millimole, that is known as the flocculation value. What is flocculation value? For 1 liter colloidal solution, the required electrolyte in millimole, that is known as the flocculation value. 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को जमाव करने के लिए, कोएगुलेट्स करने के लिए जितनी मिलीमोल में नीड होगी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज फ्लोक्यूलेशन कहलाता है। और न्यूनतम सांद्रता मिलीमोल प्रति लीटर में इलेक्ट्रोलाइट की
न्यूनतम उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता, जो किसी सॉल्व को 2 घंटे में अवक्षेपित कर दे, उसे क्या कहते हैं? कोएगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्कंदन मान। और उसकी न्यूनतम मात्रा, दोनों अलग अलग चीजें, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू और कोएगुलेटिंग वैल्यू। फ्लोक्यूलेशन तो इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में क्वांटिटी है, क्या है? मिलीमोल में उसका जो मान है वो क्या कहलाता है? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कहलाता है, जो 1 लीटर कोलाइड को कोएगुलेट कर दे। और कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या कहलाती है? जो 2 घंटे में क्या कर दे? उसको प्रेसिपिटेट कर दे। किसको? वह न्यूनतम सांद्रता इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट कोएगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन मिनिमम 2 आवर्स, दैट इज नोन एज द कोएगुलेटिंग वैल्यू। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतना ही अधिक उस आयन की जमाव करने की कोएगुलेटिंग पावर होगी। हम कहें भाई ये थोड़ा सा ही आवश्यक है, मान लो फिटकरी डाली आपने, ऐसे समझें, इस बात को ऐसे समझें। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये पानी है, क्या है? पानी है। ये पानी, इसमें ऐसे समझें, ये इसमें क्या डाल दिया? एलम। इसमें कई प्रकार के आए, ये हमारा वाटर है और इसमें एलम डाल दिया, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, कई मिलेंगे। और ये इसको जो है डर्टी जो रहेगी, इसमें डस्ट रहेगी, उसको क्या कर देता है? सेटल डाउन कर देता है। ये यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। एलम में क्या रहेंगे? मेनी आयन प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे? वाटर में जो आयन्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डर्टी पार्टिकल्स हैं, उनको कोएगुलेट्स कर देंगे। और जितनी कम होगी, कई बार देखिए फिटकरी है, एलम क्या? फिटकरी को फड़ाने मास से पानी साफ हो जाता है। कई बार फिटकरी हमें डालते हैं तो जितनी हम कम मात्रा डालेंगे वो उसकी क्या कहलाएगा? उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द coagulation of 1 liter of a colloidal solution is known as flocculation volume. For colloidal solution के 1 लीटर को जो कोएगुलेट कर दे, मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कहलाएगी। ये लिख रहा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग about the coagulation of 1 liter of colloidal solution is known as flocculation value. The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter that can cause precipitations of a sol within 2 hours is called the coagulating value. ये coagulating value कहलाती है, जो 2 hours में क्या करते हैं? उसको प्रेसिपिटेट कर दे। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की डेट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट प्रेसिपिटेट द सॉल्व विद इन 2 आवर्स, दैट इज नोन एज द कोएगुलेटिंग वैल्यू कहलाती है। द स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड, द हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। मिनिमम रहेगी तो उसकी क्या रहेगी? हायर पावर रहेगी, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन रहेगी। तो इसको भी नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये बात है कि 2 चीजें हैं, एक फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है, एक कोएगुलेटिंग वैल्यू है। फ्लोक्यूलेशन में तो आपको पता है क्या होता है कि मिलीमोल्स में नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कोएगुलेटिंग में डेट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 घंटे में उसको क्या कर दे? प्रेसिपिटेट कर दे। साथ ही साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लेंगे इसको यहाँ से कि न्यूनतम सांद्रता है ये तो इलेक्ट्रोलाइट की, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में मात्रा, फ्लोक्यूलेशन में। ये 2 वर्ड हमें याद पकड़ने, ये 2 शब्द हमें याद रखने हैं। और अब आगे चलते हैं। देखिए, फ्लोक्यूलेशन कम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में होता है। फ्लोक्यूलेशन कम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में होता है। इसमें कण आपस में जुड़ना केवल हिलाने से फिर अलग किया जा सकता है। आपस में जो जुड़े कण हैं, कोएगुलेशन हो गया,
थोड़ा सा हिलाया, वापस से क्या बन जाएगा, कोलाइडल में चेंज हो जाएगा। कोएगुलेशन अधिक सांद्रता वाले इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में होता है। इसमें कणों का जुड़ना स्थायी होता है। क्या कह रहे हैं कि हमने कोई भी मिलाया, सॉल्व मिलाया, हमने फ्लोकुलेशन कम सांद्रता वाले इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में होता है, और जो है कोएगुलेशन अधिक सांद्रता वाले इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति होता है। ये परमानेंट हो जाता है कोएगुलेशन में, वापस से रिवर्स नहीं होता प्रोसेस, और फ्लोकुलेशन में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वापस से कोलाइडल में चले जाते हैं, ये रिवर्स नहीं होता है। यही बात लिख रही है, फ्लोकुलेशन अकर एट द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फ्लोकुलेशन लोअर कंसंट्रेशन पर होता है इलेक्ट्रोलाइट की, एंड द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपली शेकिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम। थोड़ा सा हिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस कोलाइडल बन। एक बार कोएगुलेट हो गया, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया भाई। अब इसमें कोएगुलेशन में थोड़ा सा इनको हिला दिया तो वापस कोलाइडल बन गया, अलग अलग हो। और लेकिन कोएगुलेशन में क्या होता है, ज्यादा सांद्रता होती है इलेक्ट्रोलाइट की, और वो वापस से रिवर्स नहीं होता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय शेकिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम। वापस से क्या नहीं बनेगा, कोलाइडल में चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट हो जाता है, परमानेंट सेटल डाउन यहाँ पर हो जाता है। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें और यह स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नोट कर लो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में भाई जरूर आप अपने कमेंट्स देते रहें, जिससे मुझे संतुष्टि होती रहे कि भाई बच्चे को सीख रहे हैं। जरूर अपने कमेंट्स देते रहें, जिससे भाई मुझे संतुष्टि रहे कि स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं। यहाँ से नोट करें। कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। ये हमने नोट कर लिया सारा, कोई बहुत हार्ड नहीं है आपके लिए, सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुल्ज कुछ नहीं है, अभी आप सीख जाओगे हार्डी सुल्ज क्या होता है। हार्डी सुल्ज का मतलब यही है, हार्डी सुल्ज ने एक रूल बना दिया भाई, जैसे आपने कोएगुलेशन हो रहा है, अब कोएगुलेशन किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा करेगा कोएगुलेशन। हमने, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन पर क्या है, मान लीजिए ऐसे समझ लें इसको, एक बार देखते हैं कहीं जगह है क्या, देख अभी बताते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और नेगेटिव चार्ज। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, हार्डी सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। माने हमारे पास Na+ आयन है और Mg+2 आयन है और Al+3 आयन है। तो ये कह रहे हैं कोएगुलेशन ज्यादा कौन करेगा, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, जल्दी कौन करेगा, ये Al पर। तो ये Al पर सबसे ज्यादा चार्ज है, उससे ज्यादा Mg2 पर, उससे कम Na पर। तो बैलेंस जिसकी ज्यादा होगी वो कोएगुलेशन ज्यादा करेगा। ऐसे ही नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव में एक ही बात फॉलो होती है, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो उसका कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन स्कंदन ज्यादा कर देगा। दैट इज द हार्डी सुल्ज रूल, और कुछ नहीं है भाई, यही देख रहे। इस नियम के अनुसार किसी कोलाइडल विलयन में विपरीत आवेश वाले आयन का संयुजकत्व जितना, बैलेंसी जितनी अधिक होगी, उस विलयन का जमाव उतना ही तेजी से होगा। यही तो बात कह रहे हैं कि, यही बात कह रहे हैं कि कोलाइडल विलयन में विपरीत आवेश वाले आयन का बैलेंसी जितनी अधिक होगी, विलयन का कोएगुलेशन उतना ही अधिक होगा। ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज सॉल्व के लिए कैटायन की जमाने का क्रम यह रहता है, जितना ज्यादा उस पर चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, स्कंदन उसका ज्यादा होगा।
किसी इलेक्ट्रोलाइट की जमाव शक्ति, कोएगुलेटिंग पावर, उस आयन की वैलेंसी की चौथी घात कह दें या घात के कह दें, सीधे सीधे एक ही बात है। चौथी घात फोर्थ पावर के समानुपाती होती है कि संयोजकता जितनी ज्यादा होगी जमाव शक्ति इसकी उतनी ज्यादा होगी। जमाव शक्ति उन आयनों के आवेश पर निर्भर नहीं करती जिनका आवेश सोल कण के आवेश के समान होता है। ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा संयोजकता होगी जमाव शक्ति ज्यादा होगी। मान लीजिए सोल पर भी मान लीजिए इस पर -3 है और Al भी आपने +3 मिलाया तो इससे प्रभावित ये नहीं होगा, है ना, ये कह रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपोजिट चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द फास्टर इज द कोएगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा मिलाएंगे, जितनी ज्यादा वैलेंसी का उतना ही कोएगुलेशन ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द, ग्रेटर क्या नोट करेंगे, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन of the electrolyte added to a colloidal solution, the faster is the coagulation of the colloidal solution. ये बात है। For negatively charged salt, the coagulating power of the cation, ये नेगेटिव चार्ज वाले में ये मिलाते हैं तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, इस पर +3 है, इसकी ज्यादा पावर है, इससे कम Ba+2 की, इससे कम Na+ की है। The coagulation power of electrolyte is directly proportional to the fourth power कहते हैं या power of valency के आयन के रहती है, इसके directly proportional रहती है। Coagulation power of electrolyte is independent of the charge of the ion having the same charge as the salt particles। जो same charge है उस पर क्या रहेगी, independent रहेगी। तो ये भी आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है, तो आपके इजीली समझ में आ जाती है। इसको भी नोट कर लें कि चार्ज जितना ज्यादा होगा कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। यही हार्डी-सुल्ज़ ने बताया कि यही बात बताई थी। हार्डी-सुल्ज़ ने क्या बात बताई थी, दिस रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपोजिट चार्ज ion of the electrolyte added to the colloidal solution, the faster is the coagulation of the colloidal solution। उतनी फास्ट होगा इसका क्या, कोएगुलेशन। यही बात बताई थी, सिंपल से एग्जाम्पल है इसके, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया कि नेगेटिव सोल के जमाव के में धनायन के जमाने की शक्ति ये दे रखे हैं, इसकी पावर का ऑर्डर ये रहेगा, चार्ज इस पर +3, इस पर +2, इस पर 1, और पॉजिटिव सोल है, यदि कोलाइडल आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन मिलाएंगे, नेगेटिव आयन पर इसमें -4 है, ये क्या FeCN का होल 6, ये क्या है FeCN का फेरोसाइनाइड आयन है, -4 है, इस पर PO3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। तो इस पर जैसे यदि कोलाइडल हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलाया, उसमें ये आयन मिलाए तो इनकी पावर क्या रहेगी, जिस पर चार्ज ज्यादा रहेगा। यदि हमारा कोलाइडल नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, उनकी पावर क्या रहेगी, ये पॉजिटिव चार्ज जिस पर ज्यादा है, ये है। यही बातें यहाँ लिखी हुई है कि चार्ज बढ़ता जाता है घटता जाता है तो इनकी पावर घटती जाती है। ये भी ऐसे लिख लें, FeCN का होल 6 -4 फेरोसाइनाइड आयन है, ये -4 -3 -2 -1 +3 +2 +1। ये चार्ज ज्यादा होगा कोलाइडल पार्टिकल्स पर। कोलाइडल पार्टिकल्स यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे और वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो ज्यादा कोएगुलेशन करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव सोल के लिए, और नेगेटिव सोल के लिए पॉजिटिव वाला आयन ज्यादा इफेक्टिव होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये बातें हमें सीखनी है, ये एग्जाम्पल भी भाई नोट कर लो। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आज हमने सीख ली कि हार्डी-सुल्ज़ रूल क्या है और ये इसका कोएगुलेशन किस प्रकार से होगा। तो लगातार आप देखते रहें और इनको पढ़ते रहें भाई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार इनको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहें। थैंक यू।